नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। 18वीं बिहार विधानसभा का सत्र आहूत हो गया और शपथ ग्रहण विधायकों का उस प्रक्रिया के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही प्रारंभ हो गई। अब विधानसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया है और इस पद पर भाजपा के एक बहुत सीनियर लीडर और गया से एमएलए डॉक्टर प्रेम कुमार वो इस पद पर चुन लिए गए हैं। इस पद का प्रभार भी उन्होंने ग्रहण कर लिया है और इसे विधानसभा की वेबसाइट पर दिखा भी दिया गया है। विधानसभा के स्पीकर पद पर भाजपा के लोग तो पहले भी चुने गए हैं, जैसे नंद किशोर यादव रहे, विजय सिन्हा भी रहे। जब आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ था पलटी मारने के बाद तो अवध बिहारी चौधरी भी रहे। लेकिन इस बार थोड़ा सा अंतर इसलिए है कि गृह विभाग, जो मैंने बताया था कि रामानंद तिवारी जी के 70s में 71 वगैरह में उनको मिला था, उसके बाद से कोई गृह विभाग का मंत्री अलग नहीं हुआ था और यह मुख्यमंत्री के साथ ही रहता था। मुख्यमंत्री से गृह विभाग ले लेने के बाद भाजपा के हौसले बड़े बुलंद हैं। कयास ये लगाया जा रहा था, राजनीति को समझने वाले लोग ये बता रहे थे कि जब गृह विभाग दे दिया गया है तो संभवतः जदयू अपना स्पीकर बनाएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं और भाजपा ने अपना स्पीकर चुन लिया। कथित रूप से यह सर्वसम्मति से हुआ है और परंपरा के अनुसार नेता प्रतिपक्ष और सदन में सत्तारूढ़ दल के नेता यानी मुख्यमंत्री, ये दोनों स्पीकर को साथ ले जाके आसन पर बैठाते हैं। ये एक संसदीय परंपरा है। क्या है इसके राजनीतिक और संवैधानिक मायने, इसको समझने की आवश्यकता है। राजनीतिक मायने तो बिल्कुल स्पष्ट हैं और राजनीतिक मायने और संवैधानिक मायने ये दोनों एक साथ साथ इसमें चलता है। मैं आपको बताते चलूं कि कदाचित पॉलिटिकल इलेक्टेड या नॉमिनेटेड मेंबर्स में स्पीकर एक ऐसा पद है कि जहां उनको तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल पावर तो है ही, संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी हैं। अब जैसे मुख्यमंत्री को ठीक है तमाम अधिकार है, लेकिन मुख्यमंत्री एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में बहुत उनका हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन विधानसभा का स्पीकर जो होता है वह हाउस का हेड होने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होता है, तो उस नाते स्पीकर बहुत पावरफुल हो जाता है। राजनीतिक मायने ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और स्पीकर का पद उस वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब दल बदल होता है या फिर कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव पर चर्चा या मत विभाजन हो जाता है। स्पीकर के अधिकार, संवैधानिक दायित्वों की चर्चा हम लोग थोड़ी बाद में करेंगे इसी वीडियो में, लेकिन अभी हम लोग समझते हैं कि इसके राजनीतिक मायने क्या है। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में बगावत हो गया है, आप लोगों ने इसका न्यूज सुना भी होगा। उन्होंने ओपनली कहा भी है कि हमने अपने परिवार के लोगों को इसलिए बनाया है कि दूसरे लोगों को बनाते हैं तो पार्टी छोड़ के भाग जाता है। तो मतलब परिवारवाद पर प्रवचन देने वाले कुशवाहा साहब का ये दलील बड़ा दिलचस्प है और इस पर खूब चटकारे भी लिए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, जब से उनके बेटे को, जो न किसी सदन का सदस्य नहीं है और उनको मंत्री बनाया गया। तो अब इस पर उनके जो तमाम एमएलएज हैं, उनकी पत्नी को छोड़कर, स्नेहलता जी को छोड़कर, तो बाकी सब लोग के भी दल बदलने की संभावना राजनीतिक गलियारों में व्यक्त की जा रही है और इसके कयास भी लगाए जा रहे हैं। कानाफूसी भी शुरू हो गई है। उन्होंने पहले शेखपुरा इकाई को भंग कर दिया, चूंकि शेखपुरा के उनके जो पुराने कार्यकर्ता थे वो लोग बगावत कर दिए। उसके बाद तमाम पार्टी का जितनी भी इकाई थी राज्य स्तर की, उसको भंग कर दिया गया है। तो ये इस बात को बता रहा है कि इनकी पार्टी में जो रिमेनिंग एमएलएज हैं वो भाग सकते हैं। तो अगर इनकी पत्नी को छोड़कर बाकी सभी एमएलए दूसरे दल में चले जाएं तो उस पर एंटी डिफेक्शन भी नहीं लगेगा, तो वो तो बिल्कुल कानून के दायरे में भी नहीं आएगा। जो संविधान के अनुच्छेद 10 में आर्टिकल 19(2) संविधान की प्रति यहाँ पर मेरे पास है और आप सब लोग को बताते चले, ये संविधान की प्रति है हमारे पास। तो संविधान में आपको याद होगा कि 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 में लाया गया था और उसके बाद संविधान के 10वें अनुसूची में इसको डाला गया था। तो उसके जो प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से अगर इनकी पत्नी को छोड़कर सारे लोग दूसरे दल में चले जाते हैं तो वो फिर इस पर एंटी डिफेक्शन का ये जो कानून है दल बदल का, वो लागू नहीं होगा, इनकी मेमोरी नहीं जाएगी। इसके अलावा राजनीतिक गलियारों में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं और बीजेपी के स्पीकर बनने के बाद इसको और हवा मिल सकती है या इसको बल मिल सकता है। कुछ राजनीतिक प्रेक्षक यह भी मानते हैं कि जो बुरी हार हुई है कांग्रेस की, तो कांग्रेस के तमाम लीडर्स हताश हैं। मुझसे अनौपचारिक रूप से बात करते हुए एक दो एमएलएज ने
कई बार पहले इसके पहले मुझे बताया था, इनफैक्ट 17वीं विधानसभा में कुछ एमएलए हमसे अनौपचारिक रूप से बात करके ये कहते थे कि ओम प्रकाश बाबू लगातार अगर विपक्ष में रह जाए हम लोग तो बड़ी परेशानी होती है, 4 टर्म हो गए, हम लोग को कोई भविष्य नहीं दिखता है। तो कयास यह भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की जो स्थिति यहाँ है और जो सिर फुटौल है, उसका निकट भविष्य में कांग्रेस कोई बड़ी पार्टी बन जाएगी या उनको सत्ता मिल जाएगा, ये इसकी संभावना बड़ी क्षीण है। वैसे राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, फिर भी तो अब ये चल रहा है कि ये लोग इतनी कम संख्या में आए हैं कि क्या विपक्ष की राजनीति करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग भी उछल करके भाजपा के पाले में चले जाए। भाजपा चूंकि इतने दिनों से केंद्र में है और यहाँ भी अप्रत्यक्ष रूप से शासन में रही है, प्रत्यक्ष रूप से भी रही है, तो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है स्वाभाविक रूप से। तो अगर ये कांग्रेस और आरएलएसपी इस सब को कुछ तो संभावना यह भी व्यक्त किया जा रहा है कि कहीं आरजेडी में भी न तोड़ फोड़ हो जाए। हालांकि मैं किसी कयास को तो हवा दे रहा हूँ नहीं, लेकिन ये राजनीतिक लोग कहते हैं और पॉलिटिशियंस ऐसा करते रहते हैं। इसमें कहीं दो इसके कई एक एग्जाम्पल हैं। सब लोग आज की तारीख में सिद्धांत की राजनीति कौन करता है? सब लोग सुगमता, सहजता और अपने हित की राजनीति करता है। तो महत्व राजनीतिक ये है कि मान लीजिए कि भाजपा अपने इस दल बदल के प्रयास से अपनी संख्या को 122 के पार कर दे, तो ऐसी स्थिति में स्पीकर विल बिकम वेरी पावरफुल। मान लीजिए कि आरएलएसपी का या कांग्रेस का या और किसी दल का, बात यह भी की जा रही है कि जो सिंगल एमएलए हैं आईपी गुप्ता के, वो अपना पाला बदल, उनको तो दल भी बदलने की जरूरत है, सिर्फ उनको अलायंस बदलना है। तो ये सारे लोग अगर पलटी मार के इधर आ जाए और भाजपा की संख्या 122 जो मैजिक नंबर्स है, हाफ प्लस 1 243 है, तो हाफ प्लस 1, तो अगर उसकी संख्या पार हो गई तो वैसी स्थिति में भाजपा अपने दम पर सरकार भी बना सकती है। और ऐसा होता रहा है, कोई न तो अजूबा घटना होगा और न ही किसी को आश्चर्य भी होना चाहिए। सब लोग अपने अपने ढंग से राजनीति करते हैं, तो वो स्थिति में स्पीकर विल बिकम वेरी पावरफुल। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब नीतीश कुमार क्यों मान गए? क्योंकि मुझको स्मरण है कि जब 15 में महागठबंधन में जनता दल यूनाइटेड थी, तो उस वक्त जो मीडिया में चल रहा था कि विजय कुमार चौधरी, नीतीश कुमार और ललन सिंह वगैरह 10 सर्कुलर रोड गए थे लालू जी से बात करने। तो संभवतः राबड़ी देवी ने कहा जो चल रहा है, मैं इसको सब्सटैंशिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बताया कि राबड़ी देवी और बाकी लोगों ने कहा कि नहीं मेरा बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, तो झटके से इन लोगों ने कह दिया ठीक है तो हमारा स्पीकर बना दीजिए, तो ये लोग मान गए। जबकि राजनीति की जानकारी कहते हैं कि स्पीकर पद इज मोर पावरफुल, स्पेशली वैसे गठबंधन की राजनीति जहां किसी की लॉयल्टी किसी के साथ कभी भी जा सकती है और उसकी जो प्रतिबद्धता है राजनीतिक वो संदिग्ध रहती है। वैसे में स्पीकर इज मोर पावरफुल देन डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर करके कोई संवैधानिक पद भी नहीं है, वो एक विभाग का मंत्री ही होता है। संविधान में तो उसकी चर्चा भी नहीं की गई है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर करके कोई चीज होगा, वो तो एक कालांतर में एक स्टेटस सिंबल बन गया है। बहरहाल तो ये इसके राजनीतिक मायने हैं। अब आइए थोड़ा संवैधानिक और वैधानिक चीज को समझ लीजिए। 1985 में संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, मुझको लगता है 52वां संविधान संशोधन लाया गया। और संशोधन ये लाया गया कि साहब ये जो राजनीतिक दल बार बार पलटी मार देते हैं, आया राम गया राम करके बड़ा चल गया था। वो हरियाणा को कोई एमएलए थे जो एक दिन में 2 बार पलटी मार दिए थे, तो इसलिए आया राम गया राम करके एक चलने लगा था, कहावत टाइप चीज। तो ये 52वां संशोधन लाया गया और उसमें एंटी डिफेक्शन कानून को आर्टिकल 19(2) में इंक्लूड कर दिया गया और इसको स्केड्यूल में ला दिया गया ताकि इसके स्केड्यूल में महत्ता अटैच करने के लिए, इंपॉर्टेंस अटैच करने के लिए इसको लाया गया है। इसमें स्पीकर का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट स्पीकर जो होता है वह प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, यानी वही डिसाइड करेगा कि दल बदल हुआ है अथवा नहीं हुआ है, किसी सदस्य की मेमोरी वो समाप्त करेगा या नहीं करेगा। आपने देखा ना कि जनवरी 2024 में जब नीतीश कुमार फिर से पलटी मार करके भाजपा के साथ आ गए और विश्वास प्रस्ताव के क्रम में आरजेडी के 2-3 एमएलए और कांग्रेस के 1-2 एमएलए उधर चले गए ट्रेजरी बेंच में, और आरजेडी ने लिख करके भी दिया कि इनकी मेमोरी समाप्त की जाए, क्योंकि कायदे से वो एंटी डिफेक्शन लॉ के घेरे में आना चाहिए था। लेकिन नंदकिशोर यादव ने, आप सोच लीजिए कि जनवरी में हुआ था 24 और पूरा 25, लगभग 2 साल कुंडी मार के बैठे रहे, उसको डिसाइड नहीं किया। तो ये स्पीकर का पावर होता है। हालांकि आपको बताते चलें कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 जजमेंट भी दिया है, लेकिन उस पर कोई खास तवज्जो दिया नहीं गया। मैं आपको बताते चलूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 1-2 जजमेंट दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा कि साहब ये केसम मेघचंद्र सिंह बनाम स्पीकर, ये मामला मणिपुर असेंबली का था, 2020 में ये सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि ठीक है, संविधान में इसका कोई प्रोविजन नहीं है कि स्पीकर ऐसे मामलों में कितना दिन में अपना जजमेंट देगा, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक रिजनेबल पीरियड होना चाहिए डिसीजन लेने का, और वो 3 महीना होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये कभी इन्फोर्स हो नहीं सका। और ये एक तरह से कहा गया कि साहब ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए आपने बिहार में ही देखा कि 2020 का मामला है, तो 2024 में तो उसकी जजमेंट के बाद आया था। ये जो केसम महाचंद्र सिंह बनाम स्पीकर मेघालय का जो मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिटीशन प्राप्त होने के 3 महीने के अंदर स्पीकर को डिसाइड करना है, तो यहाँ तो हुआ नहीं। तो ऐसा होता ही नहीं है, स्पीकर लेकर के बैठ जाता है, और जिसमें उसको जल्दी करना होता है तुरंत कर देता है। आपने देखा कि विधान परिषद के मामले में ऑलमोस्ट ये अधिकार विधान परिषद के सभापति को होता है। तो सुनील सिंह जो राजद के एमएलसी हैं, तो उन पर इथिक्स कमेटी ने एक इथिक्स को तोड़ने और मुख्यमंत्री पर कथित अमर्यादित टिप्पणी करने के कारण उनको तुरंत से सुनवाई करके उनकी सदस्यता खत्म कर दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उनको रिइंस्टेट कर दिया। तो ये जो संवैधानिक पावर होता है स्पीकर का, यह स्पीकर जिस दल का होता है उस दल के लिए बड़ा एसेट हो जाता है और उस दल को बहुत पावरफुल बना देता है। तो राजनीतिक प्रेक्षक ये मानते हैं कि भाजपा का स्पीकर बनना शायद मुख्यमंत्री को महंगा पड़ सकता है। वैसे भी अभी जितने ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रहे हैं और पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, और जो दिख रहा है वह यह दिख रहा है कि मुख्यमंत्री के हाथ से जो एकाधिकार एक तरह से था, वो सुप्रीम पावर लीडर थे, तो वो खत्म तो नहीं हो गया, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी मुट्ठी से रेत धीरे धीरे सरक कर गिरना जरूर शुरू हो गया है। और उसकी शुरुआत तो गृह विभाग के छीनने के कारण के उपरांत ही शुरू हो गई थी, फिर स्पीकर भी चला गया। और जिस तरीके से अब भाजपा एकदम जिसको बोलते हैं कि हावी हो रही है, हमको कई बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह और जो मेरे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज हैं उन लोगों ने बताया कि इस बार प्रधान मुख्यमंत्री के जो कार्यालय हैं, सीएमओ हैं, वहाँ पर भाजपा के, स्पेशली जो सम्राट चौधरी जी हैं, उनकी पूरी हनक चलती है। और सम्राट चौधरी जी ने भाजपा के तरफ से ये मैसेज दे दिया है मुख्यमंत्री के प्रधान सचिवों वगैरह को, जो उनका जो किचन कैबिनेट है, जो सारा गोरख धंधा करता है, उन लोगों को बता दिया गया है कि हमारे एजेंडे के बीच में आप नहीं आइएगा। और इसी क्रम में आपको रिशु श्री के यहाँ ईडी का रेड पड़ना, फिर 2 आईएएस अधिकारियों को ईडी अपने जाल में ले ली है उस घटना को, फिर उसके ये जो जांच अगर बढ़ेगी, और जांच तो मैंने बताया था ना एक बार कि सोवियत संघ के जो सीक्रेट पुलिस के चीफ थे, उन्होंने कहा था यू शो मी द मैन आई विल शो यू द लॉ। तो कानून अंधा होता है, कानून अपना रास्ता अख्तियार करता है, लेकिन कोई तो होता है जो उसको रास्ता दिखाता है। तो कानून को तो जैसा रास्ता दिखाएगा उधर ही चला जाएगा। तो बस ईडी को कुछ नहीं, रास्ता दिखा देना है कि भैया रिशु श्री के ड्राइंग रूम से और उसके घर से निकलते हुए बस एक अन्य मार्ग पहुंच जाना है। तो ईडी वहां धीरे धीरे पहुंच जाएगी। और अगर वहां पहुंच गई, जैसा कि आपको याद होगा, प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर हैं, उन्होंने कई बार कहा कि मोदी जी का एक मोडस ऑपरेंडाई है, वो जजों के या अन्य लोगों का, वो तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में बोल रहे थे कि जजों के डोजियर बन जाते हैं। एजेंसियों को लगा के उनकी कमजोर नस को पकड़ लिया जाता है, उसके बाद फिर उनको धमकाया जाता है कि साहब आप ये सब काम कीजिए, नहीं तो आप पर आपत गर्दन हम दबा देंगे। तो हो सकता है कि रिशु श्री के इन्वेस्टिगेशन के थ्रू वही मोडस ऑपरेंडाई भाजपा एक अन्य मार्ग पर ले आवे। और ये किसी से छिपा हुआ थोड़ी है। मुख्यमंत्री के आवास में जितने जो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री के जो चहेते कुछ पॉलिटिशियंस हैं और कुछ ठेकेदार लोग हैं, कुछ करना नहीं है तो उसके गर्दन पर बस यहाँ जिसको बोलते हैं ना, वो टेटुआ पर हाथ खाली रखेगा, सब बक देगा। मैं को एक लोकोक्ति सुनाता हूँ आपको। एक किसी समय में सांप, झिंगूर और मेढक ये रहते थे, और सांप जो था वो कर्ज पर पैसा देता था। मैंने एक कहानी हम लोगों ने कभी पढ़ी थी, वो आपको बता देते हैं। और जो राजा था सांप, जो ये महाजन था जो कर्ज देता था, इसका वसूली एजेंट जो था वो झिंगूर था। तो मेढक कर्जा ले लिया और मेढक कर्जा नहीं दे रहा था, तो सांप बार बार भेजता था झिंगूर को। तो झिंगूर जो है मेढक के मांद में जा करके बोलता था, राजा का कर्जा दे दे दे। देखते हैं झिंगूर कैसे आवाज करता है। तो राजा का कर्जा दे दे दे। तो मेढक जो है बाहर निकल करके उछल उछल के बोलता था कि देम देम नहीं देम, मैंने देंगे देंगे नहीं देंगे। 3-4 बार जब ऐसा हुआ तो सांप ने एक बार क्या किया
कि उस मांद के पास पहुंच करके झिंगुर को बोला कि फिर से वही आवाज लगाओ। तो झिंगुर ने वही आवाज लगा, लाजा का कर्जा दे दे दे। तो मेढक फिर निकल गया, बोला देंगे देंगे नहीं देंगे, देम देम नहीं देंगे। मगही का एक्चुअली लोकोक्ति है। पर सांप उसका गर्दन पकड़ा, जैसे ही गर्दन पकड़ा तो बोला कि देम सूद मूर सब देंगे। मैंने बोला हाँ देंगे, तुम्हारा मूलधन भी देंगे और ब्याज भी देंगे। तो ईडी जो है वो अभी झिंगुर की तरफ बढ़ेगा, जब धराएगा तो सांप जब धरेगा ना तो सब बोल देगा कि सूद मूर, तब सब बता देगा। तो ये मैं आपको ये पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और लीगल एंगल को मैच करके और इस सबको मिक्स एंड मैच करके बता रहा हूं कि स्पीकर का भाजपा के स्पीकर का चुना जाना इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रिशु श्री और अन्य आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन का आगे बढ़ना, गृह विभाग का नीतीश कुमार से छीन लिया जाना, ये सभी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है। और आने वाले समय में, आने वाले चंद महीनों में अगर हम लोग यहाँ पर बिहार में कोई बड़ी राजनीतिक घटना के बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ सुन लें तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सब चीज़ के लिए जो उत्तर देगा वह सिर्फ और सिर्फ समय है। इसलिए हम सबों को समय का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।